नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे आरक्षण पर बवाल, पक्ष विपक्ष के सवाल। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार ने निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की है और साथ ही आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद बीजेपी और कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण तय किया है, जबकि भाजपा के भीतर भी खुलकर इस आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तो कोर्ट तक जाने की चेतावनी सरकार को दे दी है। उन्होंने नगरपालिका विकासनगर में अध्यक्ष पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कुमाऊं मंडल की खटीमा और धारचूला नगरपालिका में एसटी आबादी विकासनगर की अपेक्षा अधिक है। वहीं उन दोनों ही निकायों को अनारक्षित किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर वो कोर्ट की शरण लेंगे। और इसी बीच मसूरी में भी इसका विरोध देखने को मिला है। यहां मसूरी नगरपालिका में अध्यक्ष की सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित होने पर भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य संगठनों की महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया है। भाजपा नेता पुष्पा वड़ियार ने मसूरी नगरपालिका में अध्यक्ष की सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित होने को महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। सवाल यह है कि क्या सरकार ने आरक्षण अपनी सुविधा के अनुसार तय किया है? आखिर अपने ही नेताओं की नाराजगी को भाजपा कैसे दूर करेगी? क्या कोर्ट में आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना को चुनौती दी जाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले निकायों की आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर सियासी बवाल छिड़ गया है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल सरकार के आरक्षण की अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के भीतर विरोध बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह से भाजपा के नेता खुलकर और दबी जुबान में सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विकासनगर सीट से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और मसूरी में भाजपा नेता पुष्पा वड़ियार ने तो कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी है, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हो गया है। मुझे सब जगह की तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज है, जिसमें हरबटपुर और विकासनगर है, नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुंशियारी और विकासनगर ऐसे युगल बीज है जहां जनजातियों की आबादी है। देखिए, आरक्षण की सूची आने के बाद भाजपा के ही कुछ मठाधीशों के सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। इस वजह से वो फड़फड़ा रहे हैं और उन लोगों ने जिन लोगों के सर पर या पीठ पर हाथ रखा था चुनाव लड़वाने के लिए, उनको क्योंकि अपने हिसाब से आरक्षण नहीं मिला और वहाँ एकाएक उनके ऊपर वज्रपात हो गया है। इस वजह से अब आने वाले समय में तो ये तो अभी आगाज है, आने वाले समय में तो भूकंप आएगा भाजपा में। यदि इसके लिए दृष्टि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। कहीं किसी का विकास हो, जनता को सुख, क्योंकि निकाय चुनाव में सबसे पहले जनता के आम जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करने के लिए होता है। बिजली, पानी, सड़क, वाटर लॉगिंग, ये तमाम चीज़ें नगर पालिकाएँ देखती हैं, इसीलिए ये चुनाव किए जाते हैं। खटीमा और धारचूला हमने उदाहरण दिया है कि वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ क्यों नहीं करा आपने? तो क्योंकि उनको कैंडिडेट अपना जिताना है, इसलिए बिलीव कर ये केवल एक तो ये नमूना मात्र है। विकासनगर, इन्होंने वार्डों में भी और अन्य निगमों में भी यही प्रक्रिया अपनाई है, जिसका विरोध हो रहा है। और हम खुल करके उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश भर में जो भी इनकी जो है क्रियाकलाप, हम इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने आरक्षण की अंतिम
अधिसूचना को जारी किया है। इसके तहत नगर निगमों में महापौर के 11 में से 6, जबकि नगर निगम परिषदों में अध्यक्ष के 43 में से 27 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 46 में से 31 पद आरक्षित किए गए हैं। राज्य के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में महापौर का पद पहले की तरह अनारक्षित रखा गया है। वहीं निकायों में आरक्षण निर्धारित होने के साथ ही चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के नवगठित 3 नगर निगमों श्रीनगर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में पहली बार चुनाव होंगे। राज्य में कुल 105 नगर निकायों में से 100 में चुनाव होंगे, जबकि नगर पालिका परिषद किच्छा व नरेंद्र नगर के लिए चुनावी कसरत बाद में होगी। जबकि गैर निर्वाचित श्रेणी में शामिल बद्रीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते। वहीं इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और बीजेपी विधायक आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। कि मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं। मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में नहीं, विनोद चमोली जी मेरे बाद विधायक बने हैं। विधानसभा की जो नियमावली उसका अध्ययन कर लें, उसके बाद बात करें। वो तो मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ भी बोल रहे हैं, वो मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं। मेरे को लगता है कुछ इस बीच मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले राज्य में निकायों की आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या सरकार ने आरक्षण अपनी सुविधा के अनुसार तय किया है? आखिर अपने ही नेताओं की नाराजगी को भाजपा कैसे दूर करेगी? क्या कोर्ट में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना को चुनौती दी जाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रमोद कपरवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मेजर संतोष भंडारी साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यूकेडी की ओर से। और रतन मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले संजीव जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राज्य व केंद्र संचालित योजनाओं की समीक्षा होगी और अपने नेताओं की नाराजगी बीजेपी भला कैसे दूर करेगी? संजीव जी। सर अनम्यूट कीजिए, पहले आपकी आवाज नहीं मिल रही है। गरिमा जी आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। गरिमा जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी किसी भी न विधायक के अंदर है और न ही किसी भी अन्य व्यक्ति के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों के भाव से अपने आप को स्थापित किए हुए, जो जनता की राय होती है, जनता के लिए हम देते हैं, जनता के लिए हम काम करते हैं, विकास के लिए हम काम करते हैं। और अभी बात रही आरक्षण की, तो ये जो आरक्षण अनंतिम सूची अभी आई है और ये पूरी तरह से विधि सम्मत है। विधि संगत मैं इस करके बोल रहा हूं, जहां पर जिस वर्ग का अधिक संख्या होता है, जहां जो वर्ग ज्यादा संख्या में होता है, उसी के आधार पर लगभग इस प्रकार की एक जो सर्कुलेशन का चक्र होता है वो हुआ करता है। और ये एक नई बात नहीं है,
कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रही है, ये चुनावों से डर गए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड पे हमेशा चलते हैं। अभी कुछ ही जो दिनों पहले कह रहे थे चुनाव नहीं करा रहे, चुनाव नहीं करा रहे। अब जब आरक्षण का पूरा खाका तैयार हो गया है, अंतिम सूची जारी हो गई है, अब अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी के द्वारा कि जिस प्रकार से आपने ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को और ग्राम प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, उसी प्रकार से आप नगर पालिका अध्यक्षों को, सभासदों को और जितने निवर्तमान मेयर हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देकर उनको भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर बना दे। यानी कि कल तक जो आप कह रहे थे कि चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, जब चुनाव की तरफ 1 या 3 कदम आगे बढ़ गए हैं, पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस में हम लोग लग गए हैं, सरकार लग गई है, अब आप चुनाव को डिरेल करने का एक आप षड्यंत्र कर रहे हैं। यानी कि कभी आप कहते हैं कि चुनाव कराइए, कभी कहते हैं कि चुनाव रहने दीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दीजिए। तो आपका मंतव्य क्या है, आप चाहते क्या है? और गरिमा जी देखिए, अभी ये अंतिम सूची जारी हुई है, इसमें अभी 7 दिन का समय है। अब कोई भी व्यक्ति चाहे इसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, और यदि उसकी कोई भी आपत्ति है तो उसको सुना भी जाएगा, और यदि वाजिब पाई जाती है तो उसके अंदर जो भी उसमें विधि सम्मत जो भी मैं सोचता हूँ प्रोसेस होता है वो भी किया जाएगा। और देखिए, ना तो जो ये जो क्रम होता है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, और इसको ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चीज के ऊपर नुक्ताचीनी करने का इनका एक स्वभाव बन गया है, इनकी आदत बन गई है। इनके पास, इनको अब जब अपनी हाथ नीचे इनको दिखाई दे रहा है कि हम बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं। और गरिमा जी, बड़ी बात क्या है, आज एक बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रखा है कि हम महिला को चुनाव लड़ाने के लिए सोच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जिनकी बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने एक बार अभी पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और एक इस प्रकार का टिगोपा छोड़कर जिसने बोला था कि मैम 40% जो सीटें हैं वो अपनी मातृशक्ति को देंगे, महिलाओं को देंगे। और उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं, 70 सीटें हैं, 40% के हिसाब से 28 सीटें बनती हैं। तो 28 सीटें आपको मातृशक्ति को देनी चाहिए थी, किंतु आपने 4 सीटें दी, 4 में से भी 1 सीट मातृशक्ति से छीनकर हरीश रावत जी उसके ऊपर लड़ गए। तो आपकी करनी और कसनी में पर्याप्त अंतर है। आप जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जनता को गुमराह करने का एक षड्यंत्र और साजिश लगातार रचते रहते हैं। तो आपकी न तो आपके पास कोई विकास का मॉडल, ना आपके पास आपकी कोई सोच है। आप केवल और केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि जनता आपको लगातार नकारने का काम कर रही है। और आने वाला जो नगर निगम का, नगर पालिका के चुनाव है, उसमें भी कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी को तो देखिए, ढूंढे से अपने उम्मीदवार भी मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए ये लोग रोजाना नए नए चिगुफे छोड़ रहे हैं। कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी अपने उम्मीदवारों के चयन की बात करते हैं, कभी कोई अन्य मुद्दा उठा देते हैं। मैं सोचता हूँ कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए, और अपनी एक बार अपनी नीतियों के ऊपर मैं सोचता हूँ आपको खुद देखना चाहिए उसको कैसे करते हैं। और अभी
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे माननीय विधायकों को मानसिक संतुलन का एक जिस तरह से एक घटिया बयानबाजी कर रहे थे, तो मैं करण महाराज जी के लिए ही बोलता हूं कि करण महाराज जी जिस तरह से एक एरोगेंट की भूमिका हमेशा इख्तियार किए रहते हैं और अहंकार उनके अंदर कूट कूट कर भर गया है, आपको मैं सोचता हूँ स्वयं ही मानसिक चिकित्सालय में जाने की आवश्यकता है। अपना इलाज कराइए और अपनी भाषा को मर्यादित रखिए और आपको सोचना चाहिए। जिस तरह से आप माननीय विधायकों के लिए इस तरह से उटपटांग बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देती। आप एक बड़ा राजनीतिक दल है, अपने मुख पर थोड़ी सी लगाम लगाइए और अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखने की भी आपको आवश्यकता है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कपरवान जी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी। प्रमोद जी, दोनों ही दलों में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, सभी में ये अब रार छिड़ गई है आरक्षण को लेकर कि अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देखते हुए ये काम किया गया है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस का ही बवाल नहीं है, खुद बीजेपी के अपने नेताओं की ओर से भी इस चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई। निश्चित रूप में गरिमा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो इस समय नगर निगम और का जो है नगर पालिकाओं का जो इन्होंने ये आरक्षण घोषित किया है, ये अपनी सुविधा के अनुसार ये आरक्षण इन्होंने घोषित किया है। अच्छा, अभी मैं संजीव वर्मा जी को बड़े उनके लंबे चौड़ी राम कथा को मैं सुन रहा था, तो जिस तरह से वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी गलत तरीके से कह रहे थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि करण मेहरा जी और विनोद चमोली जी दोनों ही समकक्ष लोग हैं। विनोद चमोली जी भी विधायक वर्तमान में हैं और करण मेहरा जी वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी के जो है प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और डिप्टी स्पीकर जैसे पदों पर आप रहे हैं। आप उन दोनों की अगर बात हम करें तो एक बार के लिए लगता है चलो आपस में उन्होंने कहा, लेकिन संजीव वर्मा जी क्या कर्ण मेहरा के बराबर, मेहरा जी के बराबर पर पहुंच पाएंगे कभी जीवन में? और देखो जिस तरह से उन्होंने पूरे मेरे भाई, हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी के लिए मुन्ना चौहान यदि कोई भी अशिष्ट टिप्पणी करेगा, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुन्ना चौहान, पुष्पा पडियार जो है वो जो विरोध कर रहे हैं आरक्षण का, क्या वो कांग्रेस के लोग हैं? अरे आप जो है विधि सम्मत कुछ भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपना करके चुनाव जीतती है, चुनाव पे हथकंडे अपना करके वो चुनाव जीतती है। आपने जो है आरक्षण, आपने ऐसी जगह आरक्षण करके ये जहां आप कमजोर है वहां आपने आरक्षित कर दिया, जहां आप मजबूत है। आप देहरादून में क्यों नहीं आपने आरक्षण किया? आप देहरादून तो 2002 से लेकर के अभी तक सामान्य चल रही है, आप बड़े जो है सिद्धांतवादी बन रहे थे, तो देहरादून में क्यों नहीं आरक्षित हुई? तो सवाल यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण को करने का काम आपने किया। और देखो भारतीय जनता पार्टी की यह आदत है कि वो जो है साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो चुनाव जीतना चाहती है। और निश्चित रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है वो बिल्कुल उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहा है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके बात करने की हम लोगों को आदत नहीं होती। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है आरक्षण भाई जिनकी इसीलिए रुड़की के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में आकर अपने प्रदेश अध्यक्ष को कमरे में बंद कर देते हैं। इतनी लंबी चौड़ी बहस करी, मैंने कहा ही नहीं आपको कुछ भी। आप आज जब मेरा नंबर आ रहा तो आप जो है बीच में बोलना। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। प्रमोद जी आप बोलिए। इतनी देर तक आप कहते रहे, मैंने आपसे कहा नहीं। तो डिबेट को जो है, डिबेट की गरिमा समझो। गरिमा जी जो है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का विरोध चलो विपक्षी दल के होने के नाते हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मुन्ना चौहान कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, वो जो है पुष्पा पडियार कोर्ट जाने की तैयारी पे हैं, तो आखिर वो उन्होंने जो ये कहा है ये क्या कांग्रेस के कहने पे किया?
तो मैं जैसे हम आपको हमेशा से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को न मानने वाली पार्टी है, उसका संविधान से और उनका लोक मूल्यों से ज्यादा मतलब नहीं है। ये जो चुनाव है ये आम जन से जुड़ा हुआ चुनाव है, और इसमें भी आप जो है छल बल का प्रयोग करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत समय से लोग जो है अपनी तैयारियों पे जुटे हुए थे, और आपने एक ही झटके में उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया, तो लोग तो बोलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं बोलेंगे लोग? आपने अपनी सुविधा के अनुसार, हाँ, अगर आप देहरादून नगर निगम में अगर आपने नगर निगम की सीट अगर आपने आरक्षित कर दी हो, महिला के लिए कर दी हो, अभी पिछले दिनों आप राशन के कोटे पे बड़े 33% आरक्षण की बात कर रहे थे कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। अब आप अगर जो आप महिलाओं की इतनी बड़ी भी शुभचिंतक थे तो 33% आरक्षण में कर दो ना, किसी महिला को दे दो जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद पे देहरादून में। तो आपकी जो कथनी है और करनी है उसमें भारी अंतर है, और निश्चित रूप में पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हो, सब इस फैसले से आहत है, निराश है, हताश है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अपने आप में बड़ी बात है कि आरक्षण को लेकर एक तरफ सवाल उठ रहा है, और दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के अपने अंदर के नेताओं ने विवाद शुरू कर दिया है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल और ज्यादा हो गई है। मतलब दोहरी मार कह लें वो पड़ रही है। हमारे साथ में मेजर संतोष भंडारी जी हैं, केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यूकेजी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार ये किया है, क्योंकि ये आरोप विपक्षी कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है? मैम अनम्यूट कीजिए, पहले आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मैम आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। या हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम, बोलिए। या सभी को मेरा प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं राजनीति में बिल्कुल एक नया चेहरा हूँ, लेकिन भारत सरकार के साथ में 34 वर्ष नौकरी करने के बाद अब अपने क्षेत्र उत्तराखंड में आ गई हूँ। और उत्तराखंड की जो राजनीति और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मैं पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ इस प्रदेश में देख रही हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लेडी हूँ, लेकिन मुझे लगा, अभी मैं केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण करके आई हूँ इस इलेक्शन के दौरान में, तो यहाँ की जो एक्चुअल कंडीशन है वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हम जैसे लोगों को जो देश की सेवा करके आए हैं और जो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, हमें इस प्रदेश में आकर जरूर राजनीति में आना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने ये जो फॉर्मूला दिया है, ये रिजर्वेशन का, किस आधार पर दिया है? नंबर 2, मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि आपके खुद के ही ये विकास नगर के श्री मुन्ना सिंह, जो कि बहुत ही शीर्ष व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पुष्पा जी, ये खुद ही इनके अपोज कर रहे हैं। तो इट शोज कि इनके तो आपस में ही एक जुटता नहीं है। अपने कुछ चंद लोगों के कारण इन लोगों ने, मुझे लगता है, ये रिजर्वेशन किया है यहाँ पर, और इन्होंने जो भी ये प्रॉपर इसको वर्कआउट नहीं किया है और अपनी सुविधा के हिसाब से ये यहाँ पर इलेक्शन लड़वाने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल जो है ये बहुत अच्छे से इस पर भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। और हम तो मैं प्रमोद जी से भी बिल्कुल इनकी हर बात से सहमत हूँ, जितनी इन्होंने बातें कही हैं। सेम पॉइंट मैं भी वही दोहराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ साम दाम दंड भेद, और ना केवल साम दाम दंड भेद, मैं आपको इनकी और सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी केदार क्षेत्र में देखी है। ये शराब के दम पर वोट लेते हैं, ये पैसे के दम पर वोट लेते हैं, और ये यहाँ की उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने पर लगे हुए हैं, और ये पहाड़ियों को बुद्धू बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं इनको चेतावनी देती हूँ कि आप अपने जो ये कार्य कर रहे हैं यहाँ की भोली भाली जनता के साथ में, आप थोड़ा सा संभल जाइए।
भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, तो थोड़ा सा उत्तराखंड को भी आप आगे बढ़ाने में कृपया ध्यान दीजिए। आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर खिलवाड़ मत कीजिए। जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की क्या धज्जियां उड़ रही हैं। पिछले 10 दिन का आप अखबार उठा के देखिए, आप न्यूज चैनल देखिए, जहां पर भी देखेंगे आप मर्डर, यहाँ पर बलात्कार और यही घटनाएं हो रही हैं। क्या इसीलिए इन लोगों ने ये सरकार चलाने का ठेका ले रखा है कि यहाँ पर इनका कोई प्रॉपर ये नहीं चल रहा है, राज नहीं चल रहा है? ये गुंडा राज यहाँ पर हो रहा है बेसिकली। मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने माध्यम से, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और अभी आप ये अगर नहीं करेंगे तो अभी उत्तराखंड क्रांति दल इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी आएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर यानी यूकेडी की भी ओर से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। चलो इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रतनमणि डोभाल जी के साथ में चर्चा की शुरुआत इस बार करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत सर आपका। सर, राजनीति तक ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अपने हिसाब से आरक्षण करना, ये आरोप कितना ठीक है और क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हूँ। हाँ बोलिए सर। आ रही आवाज? हाँ जी बोलिए। ये दोनों मतलब अब तो तीन पार्टियां हो गई हैं एक साथ, तो उनको मैंने सुना है। हम लोग ये समझते हैं कि एक नारा लगाते हैं ना कि जिसकी राजनीति में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दूसरा कि जो हमारी जो आधा आबादी है महिलाओं की, उसकी चर्चा फिर रुक जाती है, वो नहीं करती है। और इसमें जो महिलाओं के बल पर जो जिस प्रदेश का गठन किया है उसमें भी यही स्थिति है। हम पंचायतों में हम दे पाए हैं 50% आरक्षण की बात हुई है, विधानसभाओं में नहीं दिया, अभी नगर पंचायतों ये हो रहा है, उसमें वो स्थान उनको नहीं मिला। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद मातृशक्ति बहुत बात होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी उसको भी एक बनाएगी, उसको 50% हिस्सा मिल जाएगा निकाय चुनाव में भी, लेकिन वो नहीं मिला है। कुल मिला के दोनों पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है, वो रहेंगे। विवाद तो है, और सबसे ज्यादा जो विपक्षों का अपनी भूमिका अदा करेगा वो भाजपा के अंदर जो चल रहा है, निश्चित है वो उसको आगे बढ़ाएगा, उसका काम है वो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुन्ना सिंह चौहान कल के नेता नहीं है, वो विनोद चमोला थे उससे पहले के नेता हैं। अब वो अपने बड़े उनसे सीनियर जो लीडर है उन्हीं को कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। अब हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, इतने नादान हो गए हो विनोद चमोला, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सब चीज है। एक तो संवैधानिक बात है कि 74वें संविधान संशोधन जो हुआ है उसकी व्यवस्था के अनुसार हुआ है, और जो भी सत्ता में रहेगा उसको इतना वो तो रहता है कि अपने सुविधा के अनुसार कहाँ वो कमजोर है, कहाँ वो ठीक है, कहाँ उसको अवसर देना है अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी का, वो भी रहता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस होती तो बीजेपी वाले ये बात कर रहे होते, अब बीजेपी है तो कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, यूकेडी वाले ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो रहता है जो सरकार में होगा वो अपने इसलिए तो सरकार में है वो। अगर वो सरकार में रहते हुए भी अपने दल का वो नहीं देखेगा तो कब देखेगा, क्यों सरकार में होगा वो। ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ असमानताएं हैं। अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में सबसे बड़ा पुराना जो नगर निगम है वो तो देहरादून है, तो देहरादून क्यों सामान्य है? उसमें ऐसी कौन सी खासियत है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भामासा और तैयार कर रखा है कि जिसको वो नगर निगम सौंपना चाहते हैं, जिसको वो स्मार्ट सिटी सौंपना चाहते हैं।
इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि नहीं तो क्यों नहीं। अब वहां मनोरमा डोबरियाल के बाद तो वो तब वही महिला थी, उसके बाद तो वो सामान्य सीट है, तो उसमें आप क्यों नहीं महिला को आपने दिया एक मौका दूसरे, या एससी को क्यों नहीं मौका दिया। और जो ये मुन्ना सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं, मैं जो विनोद चमोली कह रहे हैं और मुन्ना सिंह चौहान तो आते ही जनजातीय क्षेत्र से हैं। अगर वो जनजातीय क्षेत्र नहीं होता तो मुन्ना सिंह चौहान भी होते कि नहीं होते, ये भी इसमें भी कोई वो बात नहीं है। उसी का तो लाभ ले रहे हैं ना वो पूरा जनजातीय क्षेत्र है। और अब उनके क्षेत्र में जो ये आ गया तो उन्होंने किसी और को भरोसा दे रखा होगा कि तेरे को इस बार हम कुछ ये बना देंगे, और वो नहीं हो पा रहा है तो वो ये बात कर रहे हैं। अब ये मसूरी का भी सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर कलह है। अब हरिद्वार में भी देखिए, हरिद्वार में बड़ा अंदर खाने, हालांकि बाहर नहीं है, अंदर खाने वहां भी चल रहा है कि ये नगर निगम हरिद्वार ओबीसी कैसे हो गया महिला। तो ये सवाल ये है, एक तो नजरिए का सवाल है कि आप कहीं पे एससी के लिए रिजर्व हो रहा है तो आपको उसका दर्द हो रहा है, कहीं पे महिला के लिए रिजर्वेशन हो रहा है तो उसके लिए दर्द हो रहा है। भाई इतना जो सामान्य है, ये मानसिकता का भी सवाल है कि अभी हम वो सामंती जो संस्कार हमारे हैं उसके जो ब्राह्मण ठाकुर का जो महिला को भी अभी उसी दोयम दर्जे का ही मानते हैं बहुत सारे लोग, उनके साथ भी अन्याय करते हैं। और जो अनुसूचित जाति है, जो पिछड़ी जाति है, उनके साथ उनको अगर कहीं पे कोई जगह मिल रही है तो वो भी कुछ लोगों को दर्द होता है। ये समझ का उसका सवाल है, लेकिन ये चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है उसने घूमना ही है, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं घूमना है। अब ये कितना रोकेंगे देहरादून में इन्होंने इस पर विपक्ष को काम करना चाहिए कि देहरादून में आपने ये क्यों नहीं किया, ये इसको चुनौती दी जा सकती है। ये कैसे सामान्य है, ये बड़ी बात ये है। और जो दूसरा जो चक्रीय प्रणाली है उसमें वो व्यवस्था बनी हुई है और उसमें ये लाभ जो सत्ता में है वो तो उठाता है, उसको नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात है कि देखिए दोनों ही लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन चीजें आपत्तियों का समय है अभी, ठीक है, आप कर सकते हैं वो बिल्कुल। और नहीं, लेकिन वो कर भी रहे हैं सर, लेकिन बड़ी बात ये कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके पास में लौटेंगे, वापस से चर्चा की शुरुआत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात।
देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। वापस से चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव वर्मा जी के पास में जाएंगे। संजीव जी, आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं आरक्षण अपनी सुविधा के अनुसार करने के। ऐसा अगर हुआ तो सिर्फ क्यों हुआ? ये मौका आपने क्यों दिया? अब तक चुनाव को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि भाई चुनाव कब होंगे। अब जब चुनाव परिस्थिति साफ हुई तो आरक्षण पर मुद्दा एक छिड़ गया है। और आपकी सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप तर्क देते रहते, खुद का बचाव करते रहते तब तक जब तक सिर्फ कांग्रेस या यूकेडी आपका विरोध कर रही होती। सर, आपके अपने विधायक कह रहे हैं, आप समझिए ना, आपके अपने नेताओं को कैसे समझाएंगे आप? आपके सामने तो स्थितियां और बड़ी हो गई हैं। जी देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है और सबको अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि वो जन नेता हैं, अपने जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र की जनता का जो विचार उनके सामने आता है उनको उनकी भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए और कदर करते हैं। हम हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पंचायत के से संबंधित हो, नगर पालिकाओं से संबंधित हो, निगम से संबंधित हो या विधानसभा से संबंधित हो, सबका अपने अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लोग उनके सामने अपनी बात रखते हैं, वो उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे रखते हैं। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक भी है नहीं कि उनका किसी भी बात को लेकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध का स्वर है। उन्होंने अपनी बात को रखा कि इस तरह का क्षेत्र के लोगों का ऐसा एक विचार है। तो विचार को उन्होंने पार्टी संगठन के माध्यम से हमारे जो संगठन का नेतृत्व है उनके सामने रखा है। और अभी क्योंकि ये सूची अंतिम सूची नहीं है, अनंतिम सूची है, इसके ऊपर आगे विचार किया जा सकता है। और अब देखिए, यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई मतलब कुछ भी संभव है तो उसके ऊपर भी विचार होगा। और यदि लेकिन ऐसी स्थिति में तो अपने आप में सवाल खड़े करती है ना, वो क्यों किया गया? बीजेपी के पास मुझे लग रहा है इस स्थिति में कोई जवाब नहीं बच रहा है। कांग्रेस विरोध करती तो कम से कम आप वही रटे रटाए आपके प्रवक्ता बीजेपी के सत्ता पक्ष के ये कह पाते कि सर इनका तो काम है, लेकिन अब तो आपके अपने अंदर वो चीज दिख रही है। गरिमा जी देखिए, मैंने कहा पार्टी के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, माननीय विधायक हैं और अन्य भी जितने भी हमारे जन नेता हैं, और जब जनता की बात आती है तो जनता की बात तो आगे भी रखते हैं। और यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कोई कर रहे हैं और उनकी आपत्ति किसी भी तरह से कहीं भी उनके ऊपर कुछ विचार किया जा सकता है तो विचार किया जा सकता है।
अभी 7 दिन का आपत्ति के निस्तारण का समय है और अभी 7 दिन के बाद जब अंतिम सूची आएगी तो अंतिम सूची में जो भी निर्णय संगठन का और सरकार का और जो भी हमारी ये बॉडी है जो इसके ऊपर पूरा अपना निर्धारण करती है, जो भी उनका निर्णय होगा वो हम सबको एक तरह से सर्वमान्य भी होगा और हम सबके सामने भी आने होगा। कोई बदलाव की संभावना है आप बता रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा इस पर चर्चा होगी। जी। हाँ, ठीक है, प्रमोद जी के पास में चलते। प्रमोद जी, आपत्ति दर्ज कराने का वक्त अभी है आपके पास में। अभी रतनमणि जी ने अच्छी बातें कही थी कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर। गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो लोग जो है जिनको आपत्तियां हैं वो जरूर दर्ज करवाएंगे, आपत्ति दर्ज करवाएंगे। और आपत्ति दर्ज आज पहली नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो चुनाव में उसमें बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई, लेकिन उन आपत्तियों पे कभी भी काम नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपत्ति भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कहां पर उनको जो है दिक्कत है, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने जो है आरक्षण को किया है। आपत्ति अब हम भले ही दर्ज कराएंगे, निश्चित रूप में कराएंगे, और हो सकता है कि कहीं अगर हम 50 जगह आपत्ति दर्ज कराएं, कहीं एक आध जगह हमारी आपत्ति पे सुनवाई भी हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोकतंत्र में इस तरह के हथकंडे क्यों? आखिर अगर जो एक बात बताओ ना, आप मुख्यमंत्री जी जहां बैठते हैं, जहां इनके सारे हमारे मंत्री बैठते हैं, सारे विधायक बैठते हैं, देहरादून की जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और आप देख रहे हैं लगातार जो है सामान्य लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यदि ये आरक्षण के इतने बड़े हितैषी हैं, तो ये देहरादून की सीट पे आखिर इतनी कृपा क्यों है? आप जो है भाई, अगर आपको आरक्षण जो शोषित वंचित लोग हैं उनको अगर आगे बढ़ाना है, तो आप भाई सरकार जहां बैठती है अगर वहां भी आप अगर उनको आरक्षण देते तो वो काम करना और अच्छे से काम करते और उनको जो है काम करने का तरीका अच्छे से उनका हो पाता। लेकिन आप जो है जहां मजबूत है वहां आप सामान्य कर देते हैं, जहां आप जो है विपक्ष मजबूत है वहां आप जो है उनकी गणित को बिगाड़ने के लिए आप आरक्षित कर देते हैं। तो ये जो इस तरह की जो हथकंडे इस समय चल रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि न तो उत्तराखंड के लिए अच्छा है, न नगर निगम। यानी कांग्रेस पार्टी मानती है, कांग्रेस पार्टी मानती है कि देहरादून में आप पूरी तरह से कमजोर है, आपके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है, आप आपने स्वीकार कर लिया। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। प्रमोद जी, दीपक, संजीव जी, प्रमोद जी और संजीव जी एक एक करके बात कीजिए। तो मैं आपसे गरिमा जी देखिए, अभी मेरे मित्र ने कहा कि जहां पर आप देखते हैं कि आप मजबूत हैं, यानी कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है देहरादून में। नहीं, हार स्वीकार नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, वो आपसे भले मैं मान लेती हूँ कि ठीक है कांग्रेस पार्टी, लेकिन संजीव जी वो मुद्दा अलग है। आपने प्रदेशों में पूरी सरकारें खरीदी। आप तो देखो, आप तो खरीदारी के, आप तो जो है व्यापारी हैं। आपकी पार्टी राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, आपकी तो व्यापारिक पार्टी है। मेरे भाई, खरीदारी करने का बहुत अच्छा तजुर्बा है आपके पास, बहुत अच्छा तजुर्बा है खरीदारी करने का। आपने संसद में जो चलिए एक एक करके देखिए। संजीव जी शांत हो जाइए, संजीव जी शांत हो जाइए, ऐसे आपस में एक दूसरे से बात नहीं करनी है। और आप भी शांत हो जाइए प्रमोद जी। मेजर संतोष भंडारी जी के पास में जाएंगे। संतोष जी, किसके स्टैंड में मजबूती दिख रही है? एक तरफ उनके पास अभी भी आपत्तियों का मौका है, लेकिन उनकी ओर से बड़ी बातें नहीं सामने आई, और बीजेपी में तो खुद के ही अपने मंत्री सवाल उठा रहे हैं। और ये जो अभी भी कुछ गुंजाइश होने की बात कह रहे हैं संजीव जी, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? I have a doubt, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और वैसे तो आज सुबह से ही देहरादून का डीएम ऑफिस में अगर आप अपने चैनल के किसी रैप को भेजिए तो आपको वहां से भी खबर मिल जाएगी कि सुबह से हजारों लोग वहां पर खड़े हैं और काफी उन्होंने अपनी जो इश्यूज हैं वो डीएम को लिख कर दे दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी सरकार है, ये किसी की सुनती नहीं है, ये तो तानाशाह सरकार है मैं कहती हूँ। और मुझे तो डाउट है कि कुछ नहीं होगा, जो इन्होंने कर दिया वो कर दिया है। लेकिन सब लोग मिलकर अभी विरोध जरूर व्यक्त करेंगे। इनकी तो अंदर से ही आवाज आपने देख ली है ना, इनके खुद के ही मंत्री संतरी सड़कों पर अभी आने के लिए तैयार हैं। तो ये अपने आप को कैसे बचाएंगे? ये जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल सी द ट्रूथ।
थैंक यू। ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि जी, उनके पास एक बार फिर से जाएंगे। रतन मणि जी, बात वही है ना कि सिर्फ और सिर्फ अभी आपने गुंजाइश वाली जो बात संजीव जी से पूछी, क्या वाकई में कुछ है या फिर अब सिर्फ इस पर भी चर्चा होती रहेगी और कहीं ऐसा ना हो कि नतीजों के बाद कांग्रेस कह दे कि तो अपने हिसाब से चीजें सेट की गई थी? नहीं, देखिए गरिमा जी, अभी एक रेडीमेड बहाना भी हम कह सकते हैं इसको। हाँ, वो बिल्कुल है। ये अंतिमतम इसीलिए है कि इनके अंदर जो कुछ चल रहा है, वो कांग्रेस को आपत्ति है या किसी और को आपत्ति है, उसका कोई मायने नहीं है। कम से कम इस पार्टी के और इस पार्टी की सरकार के अंदर तो वो बेमानी वाली बात है कि वो बहुत ज्यादा विरोध। लेकिन इनके अपने जो झगड़े हैं, जो उनके विधायकों को जब मसूरी से आवाज आ रही है, यहाँ से आ रही है, हरिद्वार में भी वो दिक्कत है। और इसके पीछे मुझे लगता है जो खेल जो सबसे बड़ा है, देहरादून में बहुत काम हो रहा है, मसूरी में बहुत बड़े बजट के काम हो रहे हैं, तो उनको अपने हाँ में हाँ मिलाने वाला एक नुमाइंदा उन्होंने तय कर रखा होगा। एक जो पैसे वाला है, जो भामाशाह हो, वो उसको उन्होंने ऑफर कर रखा होगा कि भाई आपको हम ये देने वाले हैं। और दूसरा ऐसे ही यहाँ पर जो हरिद्वार का क्षेत्र में, इसमें हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनेगा, हरिद्वार ऋषिकेश का, तो वहाँ भी जो ऋषिकेश में भी ये दबाव है, तो वहाँ जो शहरी विकास मंत्री हैं उनको भी वही चाहिए, अपना यस-मैन चाहिए, तो उन्होंने यस-मैन वहाँ पे कर दिया। हरिद्वार में भी उनको यस-मैन चाहिए, तो वो भी ओबीसी हो गया है। और वो रुड़की में उन्होंने वो जनरल महिला किया। ये सब लेकिन ये है उस प्रणाली के ही तहत जो चक्रीय प्रणाली की व्यवस्था उसमें कर रखी है, उसमें कहाँ इनको सुविधाजनक है वहां ये कर रहे हैं। अब इनके जो विधायकों ने और दूसरे लोगों ने जो आपत्तियां की हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ बदलाव हो जाए, कुछ और चीज आ जाए, लेकिन विपक्ष कह रहा है इसलिए कोई बदलाव होगा, वो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है संजीव जी, सुना आपने? कोई भी मतलब कहते हैं ना कि उम्मीद नजर नहीं आ रही है किसी को भी कि बीजेपी की ओर से कुछ भी राहत मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं आपने कहा ना कि अभी भी वक्त है, तो इससे क्या मतलब स्वीकार कर रही है बीजेपी की जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, वो ठीक है? गरिमा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी विपक्षी दल और उनका काम सरकार की हर योजना, परियोजना, विकास कार्य। ठीक है, आपके अपने मंत्रियों ने ऐसा क्यों किया? फिर बनाते हैं आपके अपने मंत्रियों ने क्यों किया ऐसा? उन्हें भी तो दिक्कतें हैं। आपकी बात कर दिया। हाँ। उनका एक नैतिक कर्तव्य की हर चीज को उन्हें अपोज करना है। जब हम विकास करते हैं उसको अपोज करते हैं, जब नीति बनाते हैं उसको अपोज करते हैं, जब यहाँ पर लगातार उत्तराखंड का विकास करती है उसका अपोज करते हैं, जब चार धाम की चारों ओर प्रशंसा होती है वो उससे भी खुश नहीं होते, उस पर विरोध करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक्सप्रेस हाईवे से उत्तराखंड का उत्थान होने वाला है, जीडीपी को 4 चांद लगने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि 4 चांद क्यों लग रहे हैं। तो हर चीज से आपत्ति करना, हर चीज के ऊपर नुक्ताचीनी करना तो एक आदत सी बन गई है। हर चीज के ऊपर झूठ बोलना, हर विषय के ऊपर भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना। और आप ये देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों से अपने आप को जोड़े हुए है और जिस तरह से जहां जहां जितने भी परसेंटेज जिस वर्ग के हैं उन तमाम वर्गों को एक उचित प्रतिनिधित्व देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से अभी हम चाहे नगर पंचायतों की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, नगर निगमों की बात करें, अभी वर्तमान में जितनी भी बॉडीज हमारे यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, विकास कार्य किए। और एक यही बड़ा कारण है, हर व्यक्ति चाहता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो, दोबारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम 11 के 11 मेयर बने, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिकाएं की जितनी भी सीटें हैं और नगर पंचायतों की जितनी सीटें हैं
उनमें हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों को दोबारा से चुनकर भेजें। तो ये जो हमारा एक विकास का मॉडल है, जनता उसके ऊपर लगातार अपनी एक सहमति की मोहर लगाती आई है, आगे भी लगाने वाली है। अभी देखिए, हम यूसीसी की बात कर रहे थे, तो यूसीसी के ऊपर अभी जो 2022 का हमारा चुनाव हुआ था, तो हमने अपने संकल्प पत्र में उसकी घोषणा करी थी और संकल्प पत्र में पूरे उत्तराखंड की जनता ने अपना मैंडेट दिया कि आप यूसीसी लागू करिए, यूसीसी के ऊपर ड्राफ्ट आना चाहिए। और जब हम हमारी सरकार ने उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाया, उसको लागू करने की हम लोगों ने बात करी, तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होने लगी। नहीं, कांग्रेस आपने पहले सुनिए संजीव जी ठीक है, देखिए आपने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे राजनीतिक विरोधी दल है, ये सरकार की योजनाओं का विरोध करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, हम हर विरोध में यही मान लेते हैं कि भाई इनका तो काम है विरोध करना, लेकिन सर स्थितियां तब और ज्यादा विकट आपके लिए हो जाती हैं जब आपके अपने पार्टी के लोग, नेता, मंत्री ये विरोध करने लग जाएं। अब वहां पर उन्हें भी तो कमियां नजर आई हैं, और वहां पर जो विरोध है वो आपको लग रहा है कि विकास की राह में हमारी पार्टी के लोगों को अपनी बात कहने का हमने अधिकार दे रखा है। ये अधिकार हुआ और वो सिर्फ विरोध हुआ, ये गलत चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो राज्य व केंद्र संचालित योजनाओं को लेकर एक तरफ सवाल उठ रहा था, लेकिन अब आरक्षण पर सत्ता पक्ष के खुद के अपने मंत्रियों ने और साथ ही साथ विपक्ष कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।